आज मैं जिस पुस्तक की बात करने जा रही हूँ, पुस्तक का नाम है कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। दीप्ति नवल की लिखी हुई आत्मकथा है कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। मुझे बेहद अच्छी लगी पुस्तक। क्यों अच्छी लगी मुझे पुस्तक? देखिए, मेरे दृष्टि में ये पढ़नी इसलिए चाहिए, हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी पढ़नी चाहिए। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अभिनेत्री दीप्ति नवल आपको भी पसंद होनी चाहिए। 70-80 दशक की वो अभिनेत्री जिसकी सुंदर सा मासूम सा चेहरा, बोलती सी आँखें, बहुत सहज अभिनय, चश्मे बद्दू, एक बार फिर और पंचवटी, साथ साथ जैसी खूबसूरत फिल्मों में करने का सहज अभिनय करने वाली अभिनेत्री दीप्ति नवल फारूक से की जोड़ी इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता है कि दोनों अभिनय कर रहे हैं। लगा सच मुझे दोनों प्रेमी द्वय हैं। तो वो अभिनेत्री, अगर आप इस प्रसिद्ध अभिनेत्री के आत्मकथा पढ़ने के सोचे कि उनकी आत्मकथा और पढ़ के हमको फिल्मी दुनिया के बारे में पता चले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बुक को मत पढ़िए। उस तब इन्होंने ये कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अपने बचपन के बारे में लिखा है, अपने माता पिता, दादा दादी, अपने दोस्तों, अपनी बहन, अपने पूरे परिवार के बारे में लिखा है, अपने अध्यापकों के बारे में। तो उस हिसाब से पढ़िए। पढ़ना इसलिए मैंने कहा कि आप उनके बचपन के बारे में पढ़ के कि आपको व्यक्ति कैसे महान बनता है, दीप्ति नवल कैसे बनी, अब वो जानना चाहते हैं। तो किसी कलाकार को अपनी कला पे बहुत अभिमान होता है, तो अपनी कला जीवन को विस्तार से लिखता है। दीप्ति नवल इसको नहीं लिखा, इसका मतलब है कि दीप्ति नवल सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया को ही, फिल्मी कर्म को ही बहुत बड़ा कम नहीं मानती है। वैसे वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है, यदि आपको ज्ञात हो तो चित्रकार भी हैं, वो लेखिका हैं। उन्होंने कथा लिखी, अपनी कविताएँ लिखी हैं, कहानी लिखी है, कहानी की पुस्तक उनकी लम्हा लम्हा उनकी कविता की पुस्तक है। तो वो लेखिका भी हैं। पर ये सारे गुण में आए कहाँ से? और ये गुण दब गए होते हैं, अगर उनके माँ बाप ने वो बचपन दबा दिया। तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कोई कलाकार कैसे बनता है, महान कैसे बनता है, उसके लिए परिवार की परिस्थितियाँ, उसके माँ बाप का, उसका योगदान होना चाहिए। जैसे आप उनकी आत्मकथा में पढ़ेंगे, उनका जन्म अमृतसर में हुआ। उनके जो पिता के दादा के जो पिता थे, वो भी लेखक थे, वो प्रसिद्ध लेखक थे। तो सोचे कि लेखन का कहीं ना कहीं कला उनमें थी। हालांकि उनके पिताजी ने भी कार्य प्रबंधन पर एक पुस्तक लिखी थी, वर्क मैनेजमेंट पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो उन्होंने नेहरू जी को भेजी थी। नेहरू जी ने भी उससे प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था ये जो ये काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो कार्य प्रबंधन पुस्तक भारत में तो नहीं लिखी गई थी, पुस्तक उनकी हिंदी में थी। तो उनके पिताजी भी एक लेखक ही थे, है ना, और वो इस ज़माने का इतना प्रसिद्ध काम। तो ऐसे माहौल में लेखन का गुण तुमको यहाँ से आ गया। उनके जो दादाजी थे, अमृतसर के बहुत बड़े वकील थे, सुखदेव शर्मा शायद उनका नाम था। तो इसमें दीप्ति नवल ने अपने समय के राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। 1947 है, और 1947 में भारत का बंटवारा जो है, और 1962 का चीन युद्ध है, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध है, उसका भी वर्णन है। 1947 जो बंटवारा हुआ, तो पहले ये था कि अमृतसर जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इनका जो गांव था जलालाबाद, उसके जो जितने मुसलमान थे, उन्होंने सारे हिंदुओं को, एक घर के एक हिंदू को, बच्चा और सबको मार दिया। औरतों को तो अपने घर में डाल दिया, बाकी सबको मार दिया। उनको लगा कि ये तो पाकिस्तान बनने वाला है, तो यहाँ पे हिंदू का क्या काम। पर दुर्योग से या संयोग से जो कह लीजिए, बाद में वो भारत में रह गए। इस बात में उनके दादाजी को इतना बड़ा दुख हुआ, उन्होंने हिंदुओं के मुकदमे लड़ने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कोई अगर हिंदू किसी मुस्लिम को मार के भी आ जाता था, तो उसको भी बचा लेते थे, क्योंकि मैंने एक दुख था कि किस तरह वहाँ पे हिंदुओं को इस तरह से मार दिया गया था। तो लोग इतने प्रसिद्ध लोग कहते थे कि हत्या करके आ जाओ, किसी को मार के आ जाओ, और शर्मा जी को वकील कर लो। इतने अमीर और इतने पैसे वाले व्यक्ति थे, और इतने बड़े वकील थे। ये पिताजी का नाम उदय चंद नवल था। जो नवल उन्होंने बाद में जोड़ लिया अपने नाम के साथ, क्योंकि पिताजी के नाम के साथ नहीं चलना चाहते थे। उन्होंने अपना नाम नवल उन्होंने जोड़ लिया। जो उस ज़माने के अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति थे, पर उन्होंने प्रारंभ में बिजनेस करने की कोशिश की, ब्रास का व्यापार किया, उन्होंने पेंसिल का कारखाना, लेकिन सारे व्यापार में ख़त्म हो गए। तो मित्र कहने पर उन्होंने कॉलेज में लेक्चरशिप करना प्रारंभ किया। अंग्रेजी के लेक्चरर बने वो अमृतसर में कॉलेज में। तो स्वाभाविक शिक्षा का प्रभाव उनके था अपनी बेटी के लिए, और इस तरह के लेक्चर थे कि अपने संडे दिन अपने घर में वो क्लास लगाते थे अपनी दोनों बेटियों पे, सिमती और दीप्ति के लिए। वहाँ पे वो उनको पढ़ाते थे। ये नहीं कि कोई क्लास ले रहे थे इस तरह, क्लास मतलब लड़कियों को लड़की नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते, इस तरह का आत्मविश्वास अपनी बेटियों के अंदर भरने का प्रारंभ करते थे। बाद में बड़े उन्होंने दीप्ति से पूछा कि वो कैसी थी क्लासेस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी थी, और अगर वो ना होती तो शायद हम जो है वो ना होते। तो इस तरह के उनके पिताजी थे। और उनकी जो माँ थी,
उनके जो नाना नानी थे वो बर्मा गए थे अपने भाई के साथ, बर्मा गए थे। उनके नाना नानी, उनके चचेरे नाना भी थे, वहाँ बर्मा गए थे, वहाँ पे काम करते थे। बाद में 1942 में जो बर्मा में चाइना ने जापान ने आक्रमण किया, तो वहाँ से वो परिवार से वापस आ गए थे। तो बर्मा के खुले वातावरण की माँ का लाना पाना हुआ था ना, संगीत नृत्य सीखा वहाँ पे उन्होंने, पेंटिंग सीखी, कॉलेज में नृत्य डांस भी करती थी। तो जो कला का संस्कार जो उनके यहाँ पे अपनी माँ से भी उनको मिला। तो उनकी माँ एक जो कथा उन्होंने लिखी, माँ के बारे में जो घटना बताई उन्होंने, कि वजह माँ को कला से कितना प्रेम था, तो बेटी तो कला में आएगी आएगी। जो वहाँ से वो लोग आ रहे थे तो उनके माँ के पास एक ग्रामोफोन था जो उनके पिताजी को दिया था, जिसमें ज्योतिका राय और कानन बाला के वो गीत सुना करती थी। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं चाहे कोई सामान ले जाऊँ पर मैं इसको जरूर लेके आऊँगी, और वो लेके आई उसको लेके आई रास्ते में। सोचिए सब जंगल के रास्ते से आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, कितना सारा सामान है, पर वो ग्रामोफोन लाया गया। और उसने बाद में रास्ते में उनको उसके रिकॉर्ड फेंकने पड़े, पर ग्रामोफोन यहाँ तक वो आया। तो इस तरह की कला के प्रति उनकी माँ का प्रेम था। अमृतसर आके भी माँ ने आर्ट गैलरी में आर्ट सीखा, पेंटिंग सीखी, संगीत सीखा, स्टेज पर नाटक करती थी। उस ज़माने में सोचिएगा, उस ज़माने में स्टेज नाटक करती थी। यहाँ तक कि अचला देव के साथ, अचला नागर जो फिल्मी अभिनेत्री थी, प्रसिद्ध अभिनेत्री, उनके साथ भी उन्होंने स्टेज शेयर किया। तो इस तरह की माँ थी। तो ये दोनों संस्कार तो स्वाभाविक है कि नितिन के आने ही थे। नितिन ने बचपन का जो जिक्र किया कि जो मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे, मेरी माँ हमेशा अक्सर जो है पेंटिंग किया करती थी, उन्हें पेंटिंग बनाया करती थी। तो स्वाभाविक है कि सब चीज़ें नितिन पे आनी ही आनी थी। उनके पिताजी जो कि बहुत ज़्यादा था आर्थिक, एक कॉलेज में लेक्चर थे, बहुत पैसे नहीं थे, फिर भी वो जो छुट्टियाँ पड़ती थी 2 महीने छुट्टियों में वो पहाड़ पे ले जाते थे, हिमाचल ले जाते थे। और वहाँ के उन्होंने बहुत सारे चित्र भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। इस पुस्तक में चित्र बहुत ज़्यादा है। वहाँ पहाड़ पे जाते थे, वहाँ पे प्रकृति के बीच में ये लोग वो वहाँ पे 2 महीने बिताते थे। जहाँ की माँ पेंटिंग बनाती थी, ये लोग उस प्रकृति के बीच में जो, तो ये प्रकृति के प्रति जो प्रेम है दीप्ति के अंदर, वो बचपन से ही आ गया। तो मैंने कहा ना, बचपन में बच्चे के अंदर कैसे कैसे संस्कार आते जाते हैं। और फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे भी उसका खुला सांस्कृतिक वातावरण था, जिससे स्वाभाविक उनके पे बहुत पढ़ना ही था उसका। उसके भी उनके पे बहुत प्रभाव पड़ा। किरण बेदी जो उनके दीदी के साथ उनकी क्लासमेट में थी, तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो बचपन का जो जिक्र किया है इन्होंने अपने उसका पिताजी का खास तौर पे, कि पिताजी ने अपने घर में एक व्यक्ति को किराए पे, सिर्फ इसलिए किराए पे दिया, वो संगीत सिखाता था। उन्होंने सोचा कि इसके साथ उनकी दोनों बेटियाँ भी संगीत सीखेंगी। तो इस तरह बचपन को घर में ही संगीत वैसे सिखाया गया, उस किराएदार ने सिखाया। कि बड़ी हुई जब कॉलेज में गई तो वहाँ पे उनको आर्ट गैलरी में पेंटिंग सीखती थी, कथक सीखा उन्होंने, स्टेज पे कार्यक्रम किए। उन्होंने पिताजी अपनी बेटियों के अंदर कला को इतना बढ़ाना चाहते थे कि उनको, चूँकि उनके घर में फिल्मों का बड़ा शौक था, उनके दादाजी तो हर फिल्म देखते थे। उनकी हर सैटरडे को उनका जो वहाँ पे हॉल था अमृतसर में, वो बुक रहता था उनके नाम पर। तो पिताजी को फिल्मों का बहुत शौक था। बचपन का जो उन्होंने वर्णन किया है कि घर में फिल्में बहुत देखी जाती थी, बचपन में उन्होंने भी फिल्में देखी अपने माता पिता के साथ, जो उनको ले जाते थे। मीना कुमारी की बहुत दीवानी थी, इनकी माँ भी फिल्में बहुत देखती थी, बहुत पसंद थी। तो मीना कुमारी की बचपन से बहुत फिल्में देखती थी, इनमें बहुत प्रभाव पड़ा, उनकी दीवानी थी। इनके बाल जो साधना कट इनकी माँ ने रखे थे, बचपन के बाल साधना कट थे, और साधना जैसे ड्रेसेस पहनी इन्होंने बचपन में। तो वो जो फिल्मी प्रभाव उनके बचपन में था, यहाँ तक कि फिर भाई फिल्म में हीरो बनने के लिए भी गए थे, जो बाद में लौट आए थे। तो बचपन से ही जो फिल्मों का उनको जो प्रभाव था, इन्होंने वो पारिवारिक रूप से प्रभाव पड़ा। जो इतनी फिल्में उनके घर वाले उनको दिखाई है, उनके घर वाले देखते थे, वो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ये जीवन में कहीं आया कि हमें चूँकि पढ़ने में बहुत अच्छे, तो कुछ ना कुछ बड़ा काम करना है, तो बड़ा काम करना तो फिल्म की दुनिया में ही करना है। पहले उन्होंने सोचा था कि क्या कहते हैं, ये जब फिल्म नायिका बनने के मन विचार थे, तो उनके मन लगा कि मैं क्या कहते हैं मिस इंडिया बन के, जितनी अभिनेत्रियाँ आई हैं मिस इंडिया बन के आई, मैं मिस इंडिया बनूँ। लेकिन चूँकि उनकी लंबाई इतनी नहीं है तो फिर मिस इंडिया नहीं बन सकती, तो उन्होंने उस विचार को छोड़ दिया। और स्टेज पे जो अभिनय करती थी या स्टेज पे जो कार्यक्रम करती थी, इसी उद्देश्य से कि नृत्य अभिनय का और अभ्यास रहेगा तो मैं फिल्मों में जा सकूँगी। इनके बचपन की घटना का उल्लेख है कि उनके शहर में यूथ फेस्टिवल में इनके जो बला सहनी कार्यक्रम करने के लिए आने वाले थे, तो इनको चूँकि फिल्मों का बहुत शौक था, और पिताजी जानते थे कि मेरी बेटी को कला का इतना शौक है, तो पिताजी ने कहा कि तू चलेगी क्या। और पिताजी 2 टिकट लेके आए, और पिताजी उनको ले करके, और फिर 8-9 साल की बच्ची उसको लेके पिताजी ये जाते हैं बला सहनी को दिखाने लेके गए। और जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं बला सहनी से इन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया। तो ये जो प्रभाव, ये पिताजी का कितना प्रेरणा है इनके लिए, क्या कहते हैं कि जो ये फिल्मी दुनिया में आई। तो ये जो बचपन का जो उनका वर्णन है उसका, और एक बार तो इनको पहाड़ों का इतना शौक था कि एक बार तो कश्मीर जाने के लिए घर से ही भाग गए। बाद में खैर लौट के आई और भव्य दुर्घटना को उनसे बच गई। जब ये घर आई तो उनके पिताजी कहा कि तुमने मेरी
इज्जत को एक दिन में ख़राब कर दिया। अब फिर बात ख़त्म हुई उन्होंने, लेकिन पिताजी ने बाद में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो ये जो परिवार का वातावरण है बचपन का, उस वातावरण में बड़ा हुआ कि बाद में बेटी को दिखती एक लेखिका बनी, चित्रकार बनी और फिल्मी कलाकार बनी। अगर ये वातावरण ना होता, माता पिता का इतना सहयोग ना होता, उनकी माता जी भी स्टेज पर नाटक करती थी, जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया। जब उनकी सास ने एक बार कहा कि क्लब की औरतें मुझसे कहती है कि तुम्हारी बहू तो स्टेज पर काम करती है, तो उन्होंने बाद में इसको छोड़ दिया। माँ भी बहुत खूबसूरत थी, जैसा उन्होंने वर्णन किया है। उनको बहुत फैशन का अभिनय का भी शौक था, कहीं उनके मन में होता कभी कामना रही हो कि वो फिल्मों में जाने की इच्छा शायद रही हो, तो ऐसा करके। और मेरे पिताजी कितने महान थे, मतलब अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए कितने वो थे। सेमिनार का जिक्र तो मैंने किया ही। एक बार उन्होंने किसी दीवार पे पता लिख दिया था कि अमृतसर और विश्व, अपने विश्व नागरिक लिखा था। तो उनके पिता ने सोचा कि नहीं मैं अपने बच्चों को एक बहुत खुला वातावरण दूँगा। और उनके पिताजी उनको लेके, इनको पूरे परिवार को लेके क्यों विदेश में गए, न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे जाके रहने लगे। हालांकि वहाँ जाए 48 साल की उम्र में पिता ने सपना देखा कि उन्हें बच्चों को लेकर विदेश लेके जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। वहाँ जगह पहले उन्होंने चौकीदार का काम किया है ना। और यहाँ तक दीप्ति को उन्होंने फ़ोन किया कि तुम कुछ कला सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति करियर को नहीं चला सकता। दीप्ति ने पूछा कि कौन सी कला, तो उन्होंने कहा कि तुम टाइपिंग सीख के आना, यहाँ टाइपिंग का काम बहुत आसानी से मिल जाता है। तो टाइपिंग सीख के दीप्ति वहाँ पे गई न्यूयॉर्क में। और फिर न्यूयॉर्क में पहले पिताजी ने चौकीदार का काम किया। सोचिए कॉलेज का लेक्चरर न्यूयॉर्क जाता है, वहाँ पे वो चौकीदार का काम करता है, ठीक है। रात में चौकीदारी करता है और दिन में दुकान पे काम करता है। फिर पैसे इकट्ठा करके पैसे इकट्ठा करते करते को बुला सकता है। बाद में उनको फिर एक पुस्तकालय में नौकरी मिल जाती है। तो अपने बच्चों को एक बड़ा वातावरण देने के लिए न्यूयॉर्क लेकर के गए। ठीक है, ऐसा परिवार है, ऐसे वातावरण में आज के माँ बाप हर अपने बच्चे को BTech MBA कराना से एक सपना देखते हैं। और बच्चा कोई चित्र बनाता है, उसको डांट देते हैं कि नहीं चित्र मत बनाना, एक कला संगीत क्या करना है, क्या नचनिया गवैया बनना है। वहाँ पर एक दीप्ति के माँ बाप किस तरह से बेटी में कला के संस्कार को बढ़ते हैं। और जो अपनी माँ से भी, पिता से भी बच्ची को मिलते हैं, और फिर एक दिन दीप्ति नवल बनती है। तो कोई भी ऐसे ही दीप्ति नवल नहीं बन सकता है। दीप्ति नवल बनने के लिए माँ बाप को जो संस्कार देने पड़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तभी कोई दीप्ति नवल बनता है। और उसे बहुत सारे चित्र भी दिए हैं दीप्ति नवल ने उन्होंने। तो पुस्तक पठनीय है, पढ़ने लायक है। इसको पढ़ के आप जान माँ बाप का क्या काम होता है अपने बच्चे के विकास में, उसे कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को महान बना सकता है। वो पुस्तक पढ़ के आपको इसकी सीख जरूर मिल सकती है। तो बहुत मुझे लगता है कि मुझे तो अच्छी लगी पुस्तक, और ये पठनीय पुस्तक है और पुस्तक पढ़नी चाहिए। वैसे भी आखिर आप दीप्ति नवल के प्रशंसक हैं, तो आप वैसे भी पुस्तक पढ़ेंगे। जैसे कि मैं दीप्ति नवल की प्रशंसक थी, इसलिए मैंने पुस्तक पढ़ी। और इस पुस्तक मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं सचमुच ये पुस्तक पढ़ के देखना चाहती थी कि दीप्ति नवल का बचपन कैसा था। क्योंकि किसी के बचपन को देख के जाना सकता है कोई बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उनके बचपन को भी एक तरह से जानना चाहती, इसलिए मैंने इस पुस्तक को पढ़ा। तो पठनीय पुस्तक है, पसंदीदा पुस्तक, और आप इसको पढ़िए। और इसको पढ़ के एक अच्छा अभिभावक बनने के लिए, एक अच्छा बच्चा बनने के लिए भी, आप महान बनने की अगर प्रक्रिया में जाना चाहता है कोई, तो उसको पढ़ना चाहिए। तो इस पुस्तक पढ़िए, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति नवल। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। और आपको किस पुस्तक का वीडियो चाहिए आप मेरे उसमें लिंक उसमें बता सकते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को, उस पुस्तक की वीडियो बना सकूँ।